सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लेके आए हैं कक्षा 9 विषय संस्कृत व्याकरण, अध्याय फर्स्ट समास, पार्ट फर्स्ट है इसका। तो नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? रचना। अब इसकी व्युत्पत्ति का है या रचना का है, ये कैसे बना? समास। अब जो समास शब्द में सम शब्द क्या है? सम, ठीक है ना, सम और आस, ठीक है। सम शब्द क्या है? सम। और ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग आपको पता ही है, किसी शब्द के आगे लग जाता है। और अस धातु है। क्या है ये? अस धातु। अस धातु है। एवं घय प्रत्यय के योग से, और घय प्रत्यय है, ठीक है ना, के योग से बना है। अर्थात सम प्लस अस प्लस घय इक्वल समास। दूसरे शब्दों में देखें, दूसरे शब्दों में समास शब्द सम प्लस आस के योग से बना शब्द है। सम का अर्थ होता है समीप, और आस का अर्थ है बैठा हुआ। जो पद दो या दो से अधिक पद पास पास में बैठे हुए हो। समास की परिभाषा। समास की परिभाषा और इसका सूत्र क्या है? सम सनम समासः। और मान लो इसकी परिभाषा भी लिखनी तो लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं, सम सनम समास। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात संक्षेप को समास कहते हैं। संक्षेप यानी कि छोटा रूप। संक्षेप का अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। छोटा रूप होता है ना, उसको समास कहते हैं, या संक्षिप्तीकरण कह सकते हैं अपन, या फिर अपन कहते हैं ना समरी, वो। अब इसकी परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, ध्यान रखना शब्द इसमें संधि में क्या था? वर्ण था, ठीक है ना। समास में शब्द की बात कर रहे हैं, और उसमें संधि में किसकी बात की? अक्षर या वर्ण की बात की थी, ये याद रखना है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को समास कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सम उपसर्ग हो गया, अज धातु हो गया, और घय प्रत्यय हो गया। अब देखिए समस्त पद। समस्त पद का अर्थ क्या होता है कि बहुत से पदों का मिलकर, बहुत से पदों का मिलकर एक हो जाना। क्या हो जाना? एक हो जाना समास या समस्त पद कहलाता है। अब ये मेन बात है, समस्त पद कहलाता है। जो बहुत सारे जो पद मिलकर एक हो जाते हैं उसको समास या समस्त पद कहते हैं, ठीक है। अब समास विग्रह। विग्रह का मतलब ही आपको पता है कि अलग अलग होना, है ना। समस्त पद में प्रयुक्त पदों को अलग अलग, देखो, अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। अथवा समास के अर्थ को बताने वाले वाक्य को क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। विग्रह यानी अलग अलग, समास के अर्थ को बताने वाले वाक्य को विग्रह कहा जाता है, ठीक है। समास के भेद। समस्त पद में मिलने वाले, समस्त पद जो मिले हुए पद हैं, ठीक है ना। समस्त पद में मिलने वाले पदों की प्रधानता यानी मुख्य,
प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, और आपने 8 तक शायद पढ़े होंगे 6 भेद, है ना। तो इसमें मुख्यतः 4 भेद होते हैं, क्योंकि जो 2 भेद होते हैं वो किसी और में कन्वर्ट हो गए। देखते हैं अपन आगे। अब पहला है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है कि इसका प्रथम या पूर्व पद प्रधान होता है। इसका प्रथम या पूर्व पद प्रधान होता है। अवयव जो कभी नष्ट नहीं हो, अपनी यथा स्थिति में बना रहे। ठीक है ना। अब देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है इसके दो भाग हो गए या 2 भेद हो गए। एक कर्मधारय समास, एक द्विगु समास। अब कर्मधारय में आपको पता ही है विशेषण विशेष्य समास, इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है ना। और द्विगु समास संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु, और इसमें विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान। और तत्पुरुष समास में ये दोनों हो गए कन्वर्ट। ठीक है ना। जब आपने 8th में इसको भी अलग पढ़ा और इसको भी अलग पढ़ा था। ठीक है ना। ये इसी के भेद है, इसलिए ये नंबर 2 में ये दोनों आ गए, यानी कि एक साथ हो गए कितने? 4 हो गए। क्लियर। तो तत्पुरुष समास द्वितीय या उसका उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास जो इसका अर्थ होता है उभय, उभय यानी दोनों, या दोनों पद प्रधान होते हैं, नाम ही द्वंद्व है। द्वंद्व में कोई एक पद प्रधान नहीं, तो दोनों पद होते हैं, क्योंकि 2 पद रहते तो दोनों ही मुख्य होंगे, दोनों ही प्रधान होंगे। बहुव्रीहि समास, जिसके जो 2 पद होते हैं, प्रथम और द्वितीय, दोनों पद प्रधान नहीं होकर के अन्य ही पद को तीसरा ही पद इसका प्रधान होगा बहुव्रीहि समास में। ध्यान देना, पूर्व पद और उत्तर पद के अलावा कोई अन्य पद ही प्रधान होगा, यानी कि उसका अर्थ कोई अन्य ही निकलेगा। ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में देखिए कि अव्ययी भाव समास मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है कि ये अपनी यथा स्थिति में बना रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सूत्र क्या है इसका? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। अब इसकी परिभाषा को हमने अलग अलग भागों में किया है कि इस समास में प्रथम पद क्या? प्रथम पद प्रधान होता है। देखो इसमें ये बताया ना, पूर्व पूर्व में पहला प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रधान यानी मुख्य होता है। इस समास में प्रथम पद कोई उपसर्ग या अवयव होता है। अब की इसकी सबसे बड़ी पहचान, मान लो आप अवयव शब्द आपको पता नहीं चले तो ये तो पता चल जाएगा उपसर्ग, उपसर्ग या अवयव शब्द होता है। तथा समस्त पद यानी कि सामसिक पद भी कहते हैं इसको, सामसिक पद भी अवयव शब्द माना जाएगा। जो समस्त पद में जो ही पहला वर्ड पढ़ोगे वो अवयव या उपसर्ग हो, ये ध्यान देना। अब देखिए इसमें इस समास में बने शब्द सदैव नपुंसक
नपुंसकलिंग एक वचन में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नपुंसकलिंग और एक वचन, नपुंसकलिंग और एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अवयवी भाव समास जो प्रथम पद में होता है और इसका जो शब्द है वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अवयवी भाव जो हमेशा अवयव या उपसर्ग के रूप में ही होता है। अब देखिए इसके आगे कि अब देखिए क्रमशः अर्थ और उपसर्ग या अवयव शब्द, ठीक है। अब ये जो विभक्ति है ये अधि के योग में है। किसके योग में है? अधि के योग में है। जो अधि के योग में है उसमें क्या होता है कि ये जो हमेशा है इसमें अधि में जो है लिखने के बाद ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें कौन सी विभक्ति का? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है कि इति शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो अधिराम आया, क्या आया? अधिरामम। विग्रह क्या हो गया? रामे इति, रामे इति। आपको पता है ना, रामे रामे रामियो रामेशु, रामे हो गया। सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो अब देखिए आगे समीप। समीप अर्थ में क्या होता है? उपसर्ग या अवयव शब्द क्या होता है? उप। बीच में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका? षष्ठी विभक्ति का। और एक वचन। उप में, ठीक है। पास में अभाव। अभाव अर्थ में निरुपसर्ग का प्रयोग होता है। निर का अर्थ होता है अभाव और इसमें भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन या कभी एक वचन का भी हो जाता है, ज़्यादातर बहुवचन का होता है, ठीक है ना। अब पश्चात। पश्चात के अर्थ में अनुपसर्ग या अवयव का प्रयोग होता है। इसमें भी षष्ठी का। और योग्यता, इसमें भी षष्ठी का ही प्रयोग होगा। अनुने पश्चात या बाद में, ठीक है। और विप्सा। विप्सा के अर्थ में प्रति। प्रति में द्वितीय विभक्ति। और कहीं कहीं प्रयोग सप्तम का हो जाता है, सप्तमी विभक्ति का, लेकिन ज़्यादातर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। की और, है ना, की और। इसका ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, एक मैंने जानकारी के लिए बताया है। अब अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य में जो है अवयवी या उपसर्ग क्या होगा? यथा। यथा इनकी के अनुसार। के अनुसार और द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है, का प्रयोग होगा। ये अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इस प्रकार आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ रहे हैं। देखो इस प्रकार आपको समझना है
समस्त पद है, संस्कृत विग्रह है, फिर इसका हिंदी विग्रह है। हिंदी विग्रह तो यूँ है समझने के लिए है, ठीक है ना। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा के अनुसार, ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया फॉर्मूला है कि ये जो है ना द्वितीय, ये आगे चला जाएगा, यथा जो है वो पीछे हो जाएगा, इसमें के अनुसार हो गया। तो ये अनतिक्रम में आ जाएगा और शक्ति में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, देखो दोनों क्रॉस हुए, इसमें द्वितीय विभक्ति आई, रामम, रामो, रामान, है ना, द्वितीय विभक्ति आई। अनतिक्रम्य यानी के अनुसार, तो हिंदी में अर्थ क्या हुआ, शक्ति के अनुसार, शक्तिम अनतिक्रम्य। मान लो यथामति आ जाए तो क्या हो जाएगा, मतिम अनतिक्रम्य, मति के अनुसार, मति बुद्धि के अनुसार, ठीक है। दोनों को ये अगर यथा वाला आ जाए तो दोनों को, ये ज़्यादातर क्रॉस में होगा, देख लो बोले, देखो प्रतिदिनम, ये देखो ये रहा, प्रति पीछे हो गया, दिनम आगे हो गया, और यहाँ डबल है, यहाँ 2 बार, ये भी याद रखना है। मान लो प्रति क्षण आ जाए, प्रत्येक आ जाए, अक्षम अक्षम प्रति, क्षणम क्षणम प्रति भी हो जाएगा। ये इसका क्रॉस वाला ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छा है। अविभाव में एक बात ध्यान रखना कि पीछे वाले शब्द को, जो दूसरे नंबर का जो पद है उसको आगे ले आओ और आगे वाला वो पीछे ले आओ। सिर्फ आपको थोड़ा सा किस में कन्वर्ट हो रहा, अर्थ के अनुसार ध्यान रखना बस। प्रतिदिन है तो दिनम, दिनम प्रति, हर दिन की, और निर्मक्षिकम, निरिनी अभाव, ठीक है। और इन्हीं अभाव, अभाव के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति, ये देखो क्रॉस हो रहा है, इसमें भी क्रॉस है, निरिन अभाव और मक्षिकम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा तो मक्षिकाणाम हो जाएगा, बस मक्षिकाणाम अभाव, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और निर अभाव के योग में, ठीक है। मक्खियों का अभाव, क्योंकि मक्खी एक तो नहीं आएगी, मक्खी एक साथ बहुत सारी आती हैं। अब देखिए उपवनम, ये रहा क्रॉस, लग रहा है ना, देखो सब में क्रॉस हो रहा है, उप समीप के युग में, और वनस्य, उपवनम यानी कि वनस्य समीपम, अर्थात वन के पास या समीप। अनुरूपम, ये लो क्रॉस, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। अनु के 2 अर्थ हो गए, एक तो योग्य के अर्थ में और एक पश्चात के योग में, ध्यान रखना। अनुरूपम में रूप के योग्य, रूप के पश्चात तो होगा नहीं, अर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। अनु का थोड़ा ध्यान रखना है, अनु अनु दोनों पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि ये योग्य के रूप में है, ये पश्चात के रूप में है। तो अनुरूप में रूपस्य योग्यम, रूप के अनुसार, रूप के योग्य, कि ये इस रूप के योग्य या ये इस योग्यता के अनुसार कह सकते हैं, ठीक है ना। अनुहरि, हरि के बाद, अनुहरि कि हरि नहीं भगवान, ठीक है ना। तो इसमें हरि जो शब्द है षष्ठी विभक्ति है, हरे, हरियो, हरिनाम, है ना। और एक पंचमी भी आता है इसमें, देखो षष्ठी, पंचमी और षष्ठी 2 विभक्ति हरे हरे होती है, ठीक है। हरे
हरिभ्यम हरिभ्य, और वापस हरे, ये षष्ठी, हरे हरे हरियो हरिनाम, है ना। तो हरि के बाद या हरि के पश्चात उपगंगम। अब देखो गंगम जो शब्द है ये नदी के योग में है, तो ये स्त्रीलिंग है, तो गंगाया, रमाया, सुधाया, है ना। तो क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति है, स्त्रीलिंग शब्द है ना, षष्ठी विभक्ति। इसमें देख लो क्रॉस में हो रहा है, इससे भी क्रॉस। तो रमाया, गंगाया, समीपम, गंगा के पास या समीप। अब आपको इसके तो आपको शब्द रूप भी याद करना है। जैसे गंगाया हो गया, तो ये गंगा का होगा कैसे, तो एक याद कर लो, और रमा शब्द कर लिया, रमा, तो रमा या, ये षष्ठी होगी। गंगा के समीप, गंगा के समीप। अब ये कुछ उदाहरण है, अनुकूलम, अनुविष्णु, निर्जनम, प्रतिष्ठनम, यथास्थानम। अच्छी तरह से इसको वीडियो को सुनना है, देखना है, फिर इनके उदाहरण भी करने हैं, ठीक है ना। अच्छी तरह से जैसे बताए अनुसार ही करना है। अब देखिए वीडियो को 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, लेकिन ढंग से सुनना, अच्छी तरह से देखना, जिससे आपकी व्याकरण और समास का टॉपिक अच्छी हो जाए। अब ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पूरे प्रश्नों को पढ़ना एक बार। तो प्रश्नों को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर ढंग से आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न करने के बाद लाइन खींचनी है, डेट लगानी है, पेज नंबर लगाने हैं, और कॉपी जब भेजो तो आपको अपना नाम ज़रूर लिखना है। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो हमेशा देखते हो, वीडियो का लाभ ले रहे हो, तो आप प्लीज़ समय पे अपना विद्यालय जो शुल्क है वो जिसका भी बाकी है वो जमा कराएं, ठीक है। थैंक यू।